अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज हसन रजा और हम पढ़ रहे हैं G12 फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 20, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमारी बुक का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम से गुफ्तगू शुरू होगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मदद से फिर एक एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कशन के बाद एक एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस, उनकी एनर्जी भी मैं आपको कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, बातें तो बहुत सारी हैं। इन्हीं बातों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रा, एज आई हैव टोल्ड यू, इज अ प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम का प्लूरल है। स्पेक्ट्रम का वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है। स्पेक्ट्रम के वर्ड से आप बखूबी वाकिफ हैं अपनी बिगनर क्लासेस में। यकीनन आप स्पेक्ट्रम के लफ्ज को पहले सुन चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को हम सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को एक बहुत सादा और सिंपल सी एग्जांपल दिया करता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि अगर आप कभी सिर्फ एक गुलाब का फूल अपनी मदर या अपने फादर के लिए लेके जाएं तो दैट इज जस्ट वन फ्लावर। लेकिन बाज़ औक़ात जब कभी आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारे फूल एक डोरी के साथ, एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध कर लेके जाएं तो वो एक सिंगल फूल काउंट नहीं होगा, वो बुके कहलाएगा। कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ डिफरेंट फ्लावर कहलाएगा। स्पेक्ट्रम भी इसी तरह से है। हो सकता है किसी एक सोर्स से सिंपल एक मोनोक्रोमैटिक ग्रीन कलर की लाइट निकल रही हो। अगर आप उस ग्रीन कलर की लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ही रंग की रोशनी है, मोनोक्रोमैटिक है। ये बिल्कुल उसी एक गुलाब के फूल की तरह है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप बात करें वाइट लाइट की, तो डियर स्टूडेंट्स इस वाइट लाइट को देखिए। जब आप इस वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो इस वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करने पर आप देखेंगे कि ये 7 मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इसके एक एंड पे वॉयलेट है और दूसरे एंड पर रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सफेद रंग की रोशनी 7 मुख्तलिफ रंगों, 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। तो ये बिल्कुल उसी गुलदस्ते, ये बिल्कुल उसी बुके की तरह है जहां पर मुख्तलिफ फूल मुख्तलिफ मिकदारों में पड़े हुए थे। तो अगर मैं ये कहूं ये वेवलेंथ्स का एक गुलदस्ता है, ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो एक स्पेक्ट्रम के अंदर डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ्स एक सेट, एक कॉम्बिनेशन की तरह मौजूद हुआ करती है। तो अगर आप इसी की डेफिनेशन को यहां पर लिखें, सो लेट्स डिफाइन स्पेक्ट्रम। ये स्टूडेंट्स, तो स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे द कॉम्बिनेशन और द सेट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ different wavelengths in a single beam। एक ही बीम से आने वाले जितनी भी वेवलेंथ्स हैं उनका सेट स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपने स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट की एग्जांपल देख ली। डियर स्टूडेंट्स, ये तो स्पेक्ट्रम है जो सिंगल बीम में, एक ही बीम में मुख्तलिफ वेवलेंथ्स आ रही हैं। इसी स्पेक्ट्रम की जमा को, प्लूरल को स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी कि जहां पर बहुत सारी मुख्तलिफ
वेव्स का स्पेक्ट्रम आपके सामने बिखेर के दिखाया जा रहा हो तो यू विल से दीज आर द स्पेक्ट्रास। ये स्पेक्ट्रा है, ये मुख्तलिफ बीम्स के स्पेक्ट्रा आपके सामने डिपेक्ट किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे एक कदम और आगे चलते हैं। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म और भी है जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। जिस तरह से आप व्हाइट लाइट को देख के ये नहीं कह सकते थे कि इसमें 7 मुख्तलिफ रंग शामिल होंगे। हमारी इंसानी आंख जब व्हाइट लाइट को देखती है तो हम यही समझते हैं कि शायद ये एक कलर है, व्हाइट कलर है। लेकिन दर हकीकत आपने देखा ये व्हाइट एक कलर नहीं है, ये 7 डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। लेकिन ये बात आप पहले नहीं जानते थे। ये बात आपको पता चली जब आपने इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारे का सारा अमल है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो आपने देखा कि ये जो व्हाइट लाइट थी ये प्रिज्म में से पास हुई और पास होके डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट कर गई। सो दिस फिनोमेना, द स्टडी ऑफ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप बस इस वाइट लाइट को मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट करके छोड़ नहीं देंगे। आप देखेंगे कि ये वाइट लाइट कितने मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट हुई है, हर कलर की इंटेंसिटी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सारी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। या आसान अल्फाज में ये बात मान लीजिए, किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम की डिटेल्ड स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ wavelengths and their intensities in the electromagnetic wave is called स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस फिनोमेना को, इस फिनोमेना की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ्स एंड देयर इंटेंसिटीज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन आपके सामने आई है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के फवायद क्या है, ये हम इस सारे चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को है। लेकिन एक कदम और आगे चलते हैं, जो बात हमने स्पेक्ट्रम पर शुरू की है उसी को भी आगे लेके चलना है। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। जिस स्पेक्ट्रम को आपने अभी चंद लम्हे पहले देखा था वो कौन सा स्पेक्ट्रम था, जिसे आप अभी फिर से देख सकते हैं। एक वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास कर रही है तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वक्फे के साथ एक डिसकंटिन्यूअस वे में आपके सामने स्प्लिट होके आ गई है। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक और स्पेक्ट्रम भी आप इस वक्त देख रहे हैं। दिस इज वंस अगेन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रेनबो है ये। रेनबो अक्सर आपने बारिश के बाद साफ शफाफ फिजा में देखा होगा। इस रेनबो में भी ऐसे ही 7 रंग होते हैं, लेकिन इन 7 रंगों में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये तमाम रंग एक दूसरे में मर्ज हुए हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का। डियर स्टूडेंट्स, एक स्पेक्ट्रम और भी है। अब आप यहां पर कुछ बैंड्स बने भी देख रहे हैं। इसमें एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड्स के कुछ बैंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्रीन कलर का लेट्स से शेड, उसके चंद बैंड्स,
फिर उससे आगे येलो कलर के शेड्स और उसके चंद बैंड्स। तो ये बैंड्स की फॉर्म में भी आप एक स्पेक्ट्रम बना देख रहे हैं लाइट का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक स्पेक्ट्रम है। तो ये तीन मुख्तलिफ सूरतों में, तीन मुख्तलिफ चेहरों में स्पेक्ट्रम आपने देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी एतबार से स्पेक्ट्रम की कुछ टाइप्स हैं। स्पेक्ट्रम की तीन टाइप्स हैं। स्पेक्ट्रम की तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स? एक जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, चलिए अभी देखते हैं। इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक और नाम भी दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिस पे हमारी इस सारे चैप्टर में डिटेल से गुफ्तगू चलने वाली है। एक और स्पेक्ट्रम भी है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब आता है, कहाँ आता है, इसकी सूरतें क्या हैं, किन केसेस में आता है, ये भी आपको बताऊंगा। एंड द थर्ड वन इज, और जो तीसरा है, दैट इज द बैंड स्पेक्ट्रम। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स। अब ये जो आपने सबसे पहले वाला लाइन स्पेक्ट्रम यहां पर लिखा देखा है, यही है वो स्पेक्ट्रम जो आपने सबसे पहले स्पेक्ट्रम की एग्जांपल में देखा था, जिसमें आपने व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म में से पास किया, प्रिज्म में से पास करने के बाद ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, और ये तमाम के तमाम 7 रंग एक दूसरे से वक्फे के साथ, एक दूसरे से फासले के साथ, डिस्क्रीट फॉर्म में अलग अलग आपको दिखाई दे रहे थे। सो दैट इज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रम। अलग अलग लाइंस आपको दिखाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इस लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जो रेनबो आप देख रहे हैं और पहले भी देख चुके हैं। इस रेनबो में जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये कलर्स एक दूसरे से किसी तौर सेपरेट नहीं है। ये तमाम के तमाम कलर्स एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज हुए हुए हैं, इनमें कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि एक रंग आहिस्ता आहिस्ता तसलसल के साथ दूसरे रंग में शिफ्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं, वॉयलेट इंडिगो में शिफ्ट हो रहा है, इंडिगो आगे से आगे मुख्तलिफ कलर्स में शिफ्ट होता चला चला जा रहा है। इंडिगो ब्लू में शिफ्ट हुआ, ब्लू ग्रीन में शिफ्ट हुआ, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, ऑरेंज फिर रेड में शिफ्ट हुआ। देयर इज नो डिस्क्रीट डिफरेंस बिटवीन एनी कलर। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे लेट मी टेल यू, व्हाइट लाइट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है, लेकिन इसके बाद आपने एक और पिक्चर भी तो देखी थी जिसमें आपके पास एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड्स के बैंड्स थे, लाइक दिस। ये स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड्स के बैंड्स आप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैंड स्पेक्ट्रम आमतौर पे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। जिस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम को आप एटॉमिक कह रहे हैं ना, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन का मेजर हिस्सा ना तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम पे इस चैप्टर में होगा, ना ही हम इस बैंड स्पेक्ट्रम को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो डिस्कशन का क्रक्स है, हमारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, या जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्यों ना थोड़ी सी बात कर ली जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, चलें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसे आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। तो मैं अब इसके लिए नाम यूज करूंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है। तो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जरा गौर से गुफ्तगू को आपने जो है सुनते चले जाना साथ साथ।
एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये किस तरह से आता है, ये क्यों बनता है, इसको जरा समझते हैं। चले मेरे साथ जरा गुफ्तगू को मेरे साथ लेके चलते जाए। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर किसी एक एलिमेंट को गैसियस स्टेट में एक डिस्चार्ज ट्यूब में रख दें, डिस्चार्ज ट्यूब में बंद कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लेट से एक ये ट्यूब हो, हमने इस ट्यूब में लो प्रेशर पे लेट से हाइड्रोजन फिल कर दी और हमने फिर इस ट्यूब को जोड़ दिया है एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। ये जो वोल्टेज सोर्स, जो बैटरी आप लगी देख रहे हैं, ये बहुत हाई वोल्टेज बैटरी है। लेट्स से ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस ट्यूब में से एक रोशनी, एक ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, एक रोशनी निकलना शुरू हो गई है। क्यों? जो आपकी ट्यूबलाइट है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। आपने ट्यूबलाइट्स अक्सर देखी हैं, घरों में इस्तेमाल होती हैं। एक बड़ी सी ट्यूब घर में लगी होती है, जब आप उसमें से करंट पास करते हैं तो वो ग्लो प्रोड्यूस करती है, एक रोशनी प्रोड्यूस करती है। आखिर क्यों? डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपनी मैट्रिक क्लास में बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। एक बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल का रेफरेंस दिए बगैर मैं यहां से आगे नहीं चल सकता डियर स्टूडेंट्स। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का रेफरेंस यहां पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोहर ने एक एटम की एक शक्ल, एक सूरत डिस्क्राइब कर दी हुई है जिसे आप अच्छे से वाकिफ हैं। वो क्या है? वो कुछ इस तरह से है कि एक एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उस एटम के अराउंड कुछ पॉसिबल पाथ्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। इन्हें शेल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हर शेल का फिल होना जरूरी नहीं है। हर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो या हर शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाए, ये जरूरी नहीं है। शेल होता क्या है, याद रखिएगा, शेल वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम सकता है। उस चक्कर को शेल कहते हैं, उस रीजन को शेल कहते हैं। मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल यूं दिया करता हूं कि जैसे किसी शहर में मोटरवे, हाईवे मौजूद है। अब जरूरी नहीं कि हर हाईवे पे हर वक्त ट्रैफिक हो, ट्रैफिक गाड़ी, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉन्स है। जरूरी नहीं है कि हर हाईवे पे गाड़ियां मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। हो सकता है कि कोई हाईवे कभी खाली भी हो। इसी तरह से कोई शेल कभी खाली भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो। किसी शेल के खाली होने का मतलब ये नहीं होता कि ये शेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब है ये शेल एग्जिस्ट करता है, बट राइट नाउ no traffic is on that shell, no electron is on that shell. तो डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे शेल हैं। यहां पे एक न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे परमिजिबल पाथ्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत करीब करीब जो है इस न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा है, घूमता चला जा रहा है। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना लेस एनर्जी पे होगा। ये बात आप अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट है दैट इज द लो एनर्जी। ऐसे ही है ना? जब आप इसे एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। घर में जब आप कभी परेशान, लो एनर्जी पे बैठे हों, थके हुए बैठे हो, तो बड़ा भाई या फादर ला के आपको एक चॉकलेट बार पकड़ा दें तो आप कितने खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, फुदकना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इस परेशान इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी तौर एनर्जी दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो जाएगा। ये एनर्जी हम इस बैटरी से दे रहे हैं, इस हाई वोल्टेज सोर्स से दे रहे हैं। हमने इसे एनर्जी दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन जनाब यहां से एक्साइट हुआ, एक्साइट होके भाग कर चला गया
तीसरे शेल पे। तीसरा शेल तो मौजूद था, अलबत्ता खाली था। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब करके तीसरे शेल पे छलांग मारी। माय डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनना, इसने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की, जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब की, हाई एनर्जी पे जाने के लिए वो इसका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अभी एनर्जी तो एब्सॉर्ब कर चुका है, हॉट हो गई है गैस, गर्म हो चुकी है, एनर्जी हाई है, लेकिन जैसे ही आप इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे तो ये तमाम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, ज़ाहिर है एक एटम नहीं है, तमाम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों कह रहा हूँ, ये तो बना एक रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। किसी एटम का तीसरे पे एक्साइट हो जाएगा, किसी का दूसरे पे एक्साइट हो जाएगा, लेकिन जब ये ठंडी होने के लिए गैस छोड़ी जाएगी तो ये तमाम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होंगे, यानी कि वापस अपने घर आएंगे, वापस अपने लो एनर्जी स्टेट पर आएंगे। इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा, फिर सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट, एक विजन बिल्ड कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी वो निकाल देंगे। सिर्फ ये एक गैस नहीं है, जितनी भी गैसेस होंगी सबका बिहेवियर ऐसा ही होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, उस गैस को जब हम कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो एनर्जी निकाल देंगे, और वो एनर्जी आपको निकलती हुई यहां दिखाई देगी। दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ये कहलाएगा उस गैस का एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम देखेंगे कि जो रेडिएशन जिसमें से निकल रही है, उन रेडिएशंस में कौन कौन सी वेवलेंथ्स हैं और कौन कौन सी वेवलेंथ की क्या क्या इंटेंसिटी है। तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उस एटम में से निकलने वाली रेडिएशंस में कौन सी वेवलेंथ्स हैं और उनकी इंटेंसिटीज क्या है, तो हम उस गैस का एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। क्यों डियर स्टूडेंट्स? याद रखें, जिस तरह से ये हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, कायनात में, इस दुनिया में किसी से मैच नहीं करते, इसी तरह से हर एलिमेंट के एनर्जी लेवल्स, एनर्जी शेल्स फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। इनके दरमियान जो गैप्स हैं, डिफरेंसेस हैं, ये किसी दूसरे से मैच नहीं करते। जो एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके एमिट करेगा, यानी एक एटम जो स्पेक्ट्रम शो करेगा, इस पूरी कायनात में कोई दूसरा एलिमेंट वैसा स्पेक्ट्रम शो नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, हम सिर्फ स्पेक्ट्रम को देख के उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यस, वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूजिंग दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं हीलियम की। हीलियम का नाम तो आपने सुना हुआ है, बहुत मशहूर गैस है, नोबल गैस है। हाइड्रोजन के बाद अगला नंबर इसका है। क्या आप जानते हैं हीलियम अर्थ से पहले सन पे डिस्कवर हुई थी? ये भी अर्थ पे डिस्कवर नहीं हुई थी, सन पे डिस्कवर हुई थी, क्योंकि सूरज से आने वाली रोशनी में जो स्पेक्ट्रम मौजूद था वो हीलियम गैस जैसा होना चाहिए था। सो बिफोर discovering it on the earth, it was actually discovered on the sun because of the spectroscopy. My dear students, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की छोटी सी डिस्कशन मैंने आपके साथ कही कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में और क्या क्या राज छुपे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले अगले लेक्चर में। तो अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।